शहर के सबसे मशहूर 5 स्टार होटल के मालिक अयांश सिंघानिया ने आधी से ज्यादा दुनिया घूमी थी। उसकी उंगली पर चलने वाले वेटर उसके ठंडे लहजे के आगे कांपते थे। मगर आज अपनी बुआ के मामूली से घर में वो सुन रह गया था। वहां की दावत ने उसके सारे होश उड़ा दिए थे। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी डिशेस और दूध जैसी सफेद ग्रेवी में डूबी लंबी लंबी स्टिक्स रखी थीं। साथ ही पनीर बटर मसाला जिन पर सोने की पत्ती का हल्का रंग चढ़ाया गया था, और नींबू मक्खन की चटनी में डूबे झींगे। ये सब कुछ बुआ के घर के पुराने बर्तनों में सजा था। बुआ, जो सर्दी में भी सिर्फ गोभी के पराठे और दाल चावल पकाती थी, इतनी कंजूस स्वभाव की मालकिन थी। उनके घर में ये चमत्कार हुआ था। अयान सिंघानिया ने क्रिस्टल ग्लास में पानी का घूंट भरा। उसका वजूद इस हैरान करने वाले स्वाद के आगे हिल चुका था। बुआ ने अपनी दबंग आवाज में कहा। उसकी गहरे नजरें अभी भी पनीर बटर मसाला के सुनहरे रंग पर जमी थी। ये क्या है? दुनिया की सबसे महंगे शेफ भी ऐसे बारीक स्वाद नहीं निकाल सकते। आपके घर तो हमेशा दाल रोटी और देसी खाना बनता है। ये शानदार विदेशी खाना किसने बनाया है? ये खुशबू, ये परफेक्शन मैंने किसी भी 5 स्टार होटल के मेन्यू में भी नहीं देखी। बुआ, जो अपने भतीजे की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थी, लेकिन तारीफ का रुख गलती से किसी और की तरफ जा रहा था, तो उनके चेहरे पर नाराजगी छा गई। उन्होंने नाक सिकोड़कर एक ताने भरे लहजे में कहा, अरे, उस नौकरानी ने बनाया है। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा और अपनी उंगली से किचन की तरफ इशारा किया। मना भी किया था कि फीका खाना मत बनाना, मगर इसकी हिम्मत कम है। इसका नाम युविका है। 2-3 दिन पहले ही आई है। उसके पिता का देहांत हो चुका है। कहती है उसकी माँ की बीमारी के लिए पैसे चाहिए। मैंने दया करके रख लिया, मगर तुम तो जानते हो गरीबों की औकात। मैंने इससे तुम्हारा जिक्र किया और कहा कि आज तुम्हारी दावत है, कुछ तुम्हारे हिसाब से बनाए, लेकिन इसने तो पूरी लंबी लिस्ट बना डाली। बुआ ने इस महंगे खाने का श्रेय खुद लेने की बजाय उस गरीब युविका पर भारी बोझ डाल दिया। अयान सिंघानिया के चेहरे पर परेशानी और सवालों के साए घूमने लगे। एक गरीब और अनाथ लड़की जो खुद गोभी के पराठे खाने की हैसियत रखती है, वैसा शाहकार बना सकती है। उसकी आमिराना आदत थी कि अच्छे खाने का इनाम वो खुद दे। ये 100 साल का तजुर्बा था। अरे बुआ, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। अयान सिंघानिया ने बहाना किया। अपनी सियासी तबीयत को छुपाते हुए उसे कुछ इनाम तो देना ही चाहिए। आखिर मेहनत की है। इस बहाने के पीछे उसका असली इरादा इस खुशबू के राज को देखना था, उस साधारण नौकरानी को देखना था जिसने उसके स्वाद के घमंड को तोड़ दिया था। आयांश के कदम किचन की तरफ बढ़े, जहां बर्तन धोने की हल्की आवाज आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ। किचन का माहौल इस शानदार दावत से बिल्कुल अलग था। गरम हवा में तेल और मसालों की खुशबू थी, और वहां बर्तन धो रही थी वो लड़की युविका। आयांश सिंघानिया की नजरें उस पर पड़ते ही उसका वजूद पत्थर की तरह स्थिर हो गया। वो पूरी तरह सुंदर थी, जिसे गरीबी और गुलामी की चादर में लपेटा गया था। शहद जैसी रंगत पर भूरी आंखें जो डरते हुए झुकी थीं, माथे से पसीने और लटें लटक रही थीं, जिन्हें वो बार बार कान पर कर रही थी। उसके सादे कपड़े भी उसके हुस्न को छुपा नहीं पा रहे थे। अयान सिंघानिया की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसके जिस्म पर ठहर गईं। वहां जहां गरीबी और जवानी का मिलन था, उसके दिमाग में बुआ के ताने गूंज रहे थे, इस कलमोही नौकरानी को। मगर उसकी नजरों में अब सिर्फ जुनून और आकर्षण था। उसकी छोटी छोटी छातियां और निचले जिस्म को देखकर, जो मासूमियत में डूबी थी, अयान सिंघानिया का दिल पहली बार धड़क उठा। उसकी सांसों में एक अजीब तेजी थी। अयान सिंघानिया ने उसे टकटकी बांधकर देखता रहा, बिना पलक झपकाए। उसने ये जोश सिर्फ महंगी शराब या नई अनुभवों के लिए महसूस किया था, किसी इंसान के लिए नहीं। युविका ने हल्की आवाज में सर उठाया।
आयांश की गहरी जलती नजरें उसके पूरे जिस्म को चीर रही थीं। युविका का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। जी साहब, कुछ चाहिए आपको? उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि आयांश कुछ बोलता, बुआ की तेज आवाज आई। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने ये नजारा देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने आयांश को और उस बेचारी युविका को गौर से देखा और उनका शक यकीन में बदल गया। आयांश ने एक झटके में खुद को सामने खड़ा करके युविका को अपने पीछे छुपा लिया, जैसे वो उसकी दौलत हो। बुआ के चेहरे पर नाराजगी की काली चादर पड़ गई। बुआ, मैं इस लड़की युविका से शादी करना चाहता हूँ। जब बुआ ने ये शब्द सुने तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गजब ऊपर वाले का यान सिंघानिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस लड़की के घर वालों को 35 लाख देने के लिए तैयार हूँ, अभी इसी वक्त। आयांश ने जुनून से भरी नजरों से बुआ को देखा। जी हाँ बुआ, ये सब मेरी इज्जत की जिद है। उसकी हंसी, उसका हुनर और उसकी भोली सूरत, ऐसी चीजों पर सिंघानिया का पहला हक होता है। मैं कोई दान या खैरात नहीं कर रहा, मैं कीमती हुस्न को खरीद रहा हूँ और मैं हुक्म दे रहा हूँ कि ये रिश्ता कल तक हो जाना चाहिए। अयान सिंघानिया युविका की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वही जलता जुनून था। युविका का वजूद अब डर से सख्त हो चुका था। हाँ युविका, आज से तुम मेरी हो और कल से तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। आयांश के ये आखिरी शब्द कमरे में बम की तरह गूंजे। किचन का दरवाजा अब जंग का मैदान बन चुका था, जहां एक तरफ दौलत का घमंड था और दूसरी तरफ खानदान की नाराजगी। और इन दोनों के बीच बेचारी युविका, जिसका वजूद पत्थर की तरह स्थिर था। युविका के सिर के बालों से लेकर पैर तक सिहरन दौड़ गई। उसने डरते कांपते हाथ उठाकर अपने गालों को छुआ, जहां अभी भी बुआ के ताने और अयांश का जुनून महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे अब वो कोई इंसान नहीं रही, बल्कि कोई कीमती चीज है, जिसे अमीर लोग पैसे के जोर पर हासिल कर लेते हैं। उसकी भूरी आंखें बेबस आंसुओं से चमक उठी, जिन्हें छुपाने के लिए उसने सर नीचे झुका लिया, जैसे जमीन उसे अपने अंदर समा ले। ये क्या पागलपन बक रहे हो अयांश? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम आधी दुनिया घूम कर आए हो। सिंघानिया खानदान का मान तुमने देखा नहीं। इस नौकरानी को तुम रानी बनाओगे? देखो तो इसका पूरा रूप। ये फटे कपड़ों में रहने वाली, धूल में लिपटी हुई, इसकी औकात क्या है कि ये हमारी संपत्ति की वारिस बने? तुम्हारे सियासी दुश्मन क्या कहेंगे? लोग कल को तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारी पगड़ी उछालेंगे। क्या तुम सिंघानिया खानदान के सिद्धांत भूल गए? हमारा घर मसला हल करता है, मसला पैदा नहीं करता। इसके बाप को कौन जानता है? ये कौन है? मैंने तो इसे सिर्फ एक वक्त खाना बनाने के लिए रखा था और तुम इसके गुलाम बनकर खड़े हो। बुआ के लहजे में जहर और हिकारत दोनों शामिल थे। उनकी आवाज चीख बनकर कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। बुआ चुप। क्या मैंने कहा कि ये मोहब्बत है, या मैंने कहा कि कोई प्यार का सौदा है? ये मेरा फैसला है और सिंघानिया खानदान के फैसले सियासी सिद्धांत पर होते हैं, जज्बात पर नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़कर युविका को और अपने करीब ले लिया। युविका के कंधों को उसकी लोहे जैसी मुट्ठी ने जकड़ लिया था। लेकिन जब लोग देखेंगे कि अयान सिंघानिया ने, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सियासी विरोधी थर थर कांपते हैं, उसने एक बेबस अनाथ को उसकी गरीबी से बचाकर उसे मुकाम दिया, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे अयान सिंघानिया एक दयालु शासक है। इससे मेरी सियासी हैसियत आसमान छू लेगी। ये शादी सिर्फ एक कागज है बुआ, हमारी ताकत का प्रदर्शन है। अयान सिंघानिया की आवाज में तेजी थी। उसने युविका के झुके सर को उठाया ताकि वो बुआ की नफरत भरी नजरों का सामना करे। क्या मजाक है? ये सियासत नहीं, ये पागलपन है। तुम इसकी खूबसूरती के पीछे अपना मान दांव पर लगा रहे हो। तुम जिस तरह इसे घूर रहे थे, मैंने सब देख लिया। तुम्हें इसके हुनर का कोई ख्याल नहीं, तुम्हें तो सिर्फ इसके कच्चे जिस्म से मतलब है। तुम एक नौकरानी को लाकर मेरे खानदान की वारिस बनाने चले हो।
ये लड़की गुलाम है और गुलाम मेरे बराबर नहीं बैठते। तुमने देखा नहीं वो कैसी है, सुस्ती, दो कौड़ी की। इसके बदन पर नशीली जवानी के सिवा कुछ नहीं। वो सिर्फ जल्दी इस्तेमाल होने वाले खिलौने के लायक है। तो फिर इससे शादी करने की क्या जरूरत है? बुआ ने इस बार युविका के व्यक्तित्व पर नहीं बल्कि उसकी शारीरिक आकर्षण पर हमला किया ताकि अयांश को शर्मिंदा कर सकें। युविका ने हिम्मत करके अपने कांपते होठ खोले। उसकी आवाज हिचकियों में डूबकर निकली। साहब, मैं आपकी मालिकाना हक नहीं हूँ। मुझे ऐसे रहने दें। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। युविका के आंसू अयांश के सख्त बाजू पर गिरे, मगर उस ठंडे दिल पर कोई असर न हुआ। उसने युविका की कमर को और मजबूती से जकड़ लिया। अब जब सिंघानिया के इकलौते वारिस ने तुम्हें देख लिया है युविका, अब तुम आजाद नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई, सबको सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन तुम मेरी पत्नी बनोगी। ये तुम्हारा इनाम नहीं, ये मेरी खरीद है। और तुम अपने कच्चे जिस्म से मेरी सियासी ताकत का प्रदर्शन करोगी। उसने बुआ की तरफ देखा। उसकी नजरों में विजेता की चमक थी। और बुआ, आज से ये लड़की मेरी होने वाली दुल्हन बनेगी। इसे नौकरानी की तरह हाँकना या बुरा भला कहना मना है। ये मेरा हुक्म है। उसका हुनर मेरे काम आएगा, उसकी मासूमियत मेरी सियासत के काम आएगी, और उसका जिस्म सिर्फ मेरा है। बुआ की सारी नफरत और गुस्सा उस वक्त आंसुओं में बदल गया। वो हाथ मलकर वहां से चली गई। उन्हें हार माननी पड़ी थी, क्योंकि ताकत हमेशा नैतिकता पर भारी होती है। युविका की भूरी आंखें बेबसी से फटी रह गईं। वो समझ गई कि उसकी माँ की बीमारी और गरीबी ने उसे अयान सिंघानिया के ताकतवर पिंजरे में डाल दिया था। वो एक इंसान से एक चीज में बदल चुकी थी, जिसे अयान सिंघानिया अपने सियासी खेल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसकी हिचकियों ने किचन के माहौल में एक डरावना सन्नाटा भर दिया। बुआ के जाने के बाद अयान सिंघानिया और युविका एक गर्म खामोशी और ठंडी हवा में अकेले थे। युविका का वजूद अब भी लड़ रहा था। वो डरी हुई चिड़िया की तरह एक कोने में खड़ी थी, जबकि अयांश विजेता अंदाज में उसके सामने खड़ा अपनी जीत की जांच ले रहा था। उसकी गहरी जलती नजरें युविका के डर और बेबसी को चीर रही थीं। इधर आओ युविका, रो मत। यासु तुम्हारे किसी काम के नहीं, और ना ही मुझे ऐसे कमजोर लोग पसंद हैं। अब हम जरूरी बात करेंगे। तुम समझती हो ये शादी क्या है? युविका के पास हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। उसने सिर्फ नाम में सर हिलाया। उसकी पलकें अब भी आंसुओं के बोझ से झुकी हुई थीं। ये शादी नहीं है युविका, ये अयान सिंघानिया के नाम एक सौदा है, एक सियासी सौदा। मैंने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं चुना। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से चुना है, तुम्हारी मासूमियत की वजह से। तुम खानदान की शतरंज पर एक मोहरा हो। तुम दुनिया को ये बताओगी कि सिंगानिया खानदान सिर्फ अमीरों से नहीं मिलता, बल्कि मजलूमों को भी अपनाता है। इससे मेरी इज्जत, मेरी सियासी हैसियत आसमान छू लेगी। उसने अपनी भारी ठंडा हाथ युविका के कांपते कंधे पर रखा। उसका छूना एक वादा नहीं, एक कैद था। तुम इस घर में रानी की तरह रहोगी, महंगे कपड़े पहनोगी, नौकर तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारी माँ को बेहतरीन इलाज मिलेगा, तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। इसके बदले में बस एक शर्त है। क्या शर्त साहब? शर्त ये कि तुम हमेशा मेरी रहोगी, और तुम कभी ये दावा नहीं करोगी कि तुम अयान सिंघानिया की मोहब्बत हो। तुम सिर्फ मेरी मालिकाना हक हो। जब मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं, तुम सजी धजी तस्वीर बनोगी। जब हम अकेले हों तो मेरी गुलामी करोगी। तुम्हें कपड़ों से लेकर बातचीत तक हर चीज मेरे हुक्म के पाबंद रखनी होगी। अगर तुमने कभी विरोध किया या बाहर किसी को भी ये बताया कि तुम्हारा मेरा खानदान से असली रिश्ता क्या था, तो याद रखना, तुम्हारी माँ और भाई दोनों के लिए सड़क ही आखिरी ठिकाना होगा। क्या तुम समझती हो युविका? अयांश के शब्द जहर में डूबे तीर थे, जो युविका के दिल में घुस गए। उसे उस वक्त अपने मरे हुए बाप और बेजान जमीर वाले रिश्तेदारों की याद आई, जिन्होंने गरीबी के सिवा कुछ नहीं दिया। आप ये शादी क्यों कर रहे हैं? मैं गुलाम हूँ, मैं बर्तन धोने के लायक हूँ,
मैंने आपके लिए खाना बनाया, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैं ये ज़िंदगी नहीं जी सकती, जहाँ मैं किसी का मालिकाना हक बनकर रहूँ। युविका के दिल से पहली बार ज़ोरदार विरोध निकला, उसकी आँखों में आँसू जम गए थे। उसकी हँसी में नाउम्मीदी की लहर नज़र आ रही थी। तुम्हारी आज़ादी युविका, तुम्हारी इस भोली सूरत पर लिखी हुई है। तुम मासूम हो, कमज़ोर हो और तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। तुम्हारी माँ की ज़िंदगी को तुम लाख में भी खरीद सकती हो। मैं तुम्हें इस कैद के बदले लाखों दूंगा, जो तुम्हारी माँ की ज़िंदगी की गारंटी होगी। बस याद रहे कि तुम्हें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलना होगा। मैं अपने बिज़नेस सर्कल में तुम्हारा इस्तेमाल करूँगा। अयाश ने ठीक वही चाल चली जो सिंघानिया का पुराना हथियार था। उसने अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर युविका के कदमों में फेंक दिए, जो फटे हुए थे। ये एडवांस है, जाकर देखो कि ये तुम्हारी माँ का इलाज है। क्या तुम अभी भी अपनी खुद बनाई मान की ऊंची दीवार पर खड़ी हो? युविका ने झुककर उन कागज के टुकड़ों को देखा, जो उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उम्मीद की आखिरी किरण थी। उसकी आंखें बंद हो गईं। माँ का बीमार चेहरा, उसके भाई की भूख और खुद की बेबसी, ये सब अयान सिंघानिया की ताकतवर सौदे से ज्यादा भारी थी। युविका ने अपना सर धीरे से झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी शर्त मानती हूँ। मैं अब से आपकी मालिकाना हक हूँ। उसकी आवाज़ एकदम हल्की फुसफुसाहट में बदल गई, जैसे उसकी रूह ने हार मान ली हो। अयांश उसके झुकने पर एक विजेता मुस्कुराहट के साथ बोला, बहुत अच्छा, तुम एक अच्छी गुलाम बनोगी। अब जाकर मेरी बुआ से मिलो। तुम्हें नौकरों के जरिए तुम्हें कपड़े पहुंचा दिए जाएंगे। कल सुबह हमारी शादी होगी। ये अयान सिंघानिया की आखिरी ख्वाहिश है। और याद रखना, तुम आज से मेरी इज्जत हो, जिसे दुनिया को दिखाना है। युविका बेजान कदमों से वहां से निकली। उसने अपने वजूद के टुकड़े होते महसूस किए। कीमती कपड़ों का इंतजार था। उसकी मासूमियत और स्वाद आज सिंघानिया के सियासी कैद खाने की नींव बन चुका था। दूसरे दिन शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज गायब हो चुका था और सिंघानिया पैलेस की चकाचौंध सी महंगी रोशनी बाहर छिटक रही थी। पिछली रात का काला सौदा पूरा हो चुका था और अब युविका अपने नए किरदार के साथ इस सोने के पिंजरे में कदम रखने वाली थी। आयांश के नौकर युविका को जबरदस्ती उसकी झोपड़ी से लेकर आए थे। उसके बदन पर अब वो फटे कपड़े नहीं थे, बल्कि नरम और कीमती रेशम का दुल्हन का जोड़ा था। गोल्डन लेस और कढ़ाई वाले ये कपड़े उसकी शहद जैसी रंगत पर जादुई लग रहा था, जैसे किसी मासूम फूल को पत्थर पर सजा दिया हो। उसके कानों में भारी झुमके थे, मगर उसकी भूरी आंखों में अब भी गरीबी और डर का गहरा बोझ था। जब वो हवेली के बड़े से हॉल में दाखिल हुई, तो उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। हॉल में सोफे, झूमर और बड़े कद की तस्वीरें लगी थीं, जो इस खानदान की दौलत के घमंड को चीख रही थीं। हॉल में खानदान की औरतें मौजूद थीं। अयान सिंघान की ताइयां और चाचियां, सब ने महंगे जेवरात और कपड़े पहने हुए थे और सबकी नज़रों में जहरीली नफरत और सख्त जलन थी। वो सब युविका का इंतजार कर रही थीं, इस 2 कौड़े की नौकरानी का, जिसे उनके नवाबजादे ने सियासी मोहर के तौर पर खरीद दिया था। बड़ी ताई नाक सिकोड़कर धीमी आवाज में बोली, आ गई मनहूस। इसे लाकर हॉल के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जैसे ये कोई खूबसूरत कला कीर्ति हो। बेटे ने तो खानदान की इज्जत पर कीचड़ डाल दिया, मगर तुम लोग देखो तो जरा, किस हिकारत से चल रही है। इसके बदन की भूख और मासूमियत तो साफ नजर आ रही है। छोटी चाची जलन भरे लहजे में बोली, इसके कपड़े तो देखो, लाखों का जोड़ा है, जो मेरे बेटे की बहू के लिए भी रखा था। इस घटिया के जिस्म पर ये रेशम ऐसा लग रहा है जैसे खटमल ने रेशम की चादर ओढ़ ली हो। इसकी माँ ने इसे तमीज भी नहीं सिखाई कि अमीरों के सामने झुककर खड़े होते हैं। तुमने सही कहा छोटी, इसकी औकात तो किचन की है। शहर में शोर मचा हुआ है कि अयांश ने गरीबी को अपना लिया। अफसोस, मालिकाना सिर्फ जिस्म की खरीद है। जब तक इसकी माँ जिंदा है, तब तक ये बिकेगी, और जब वो मर गई तो ये खुद बाहर हो जाएगी। बड़ी ताई ने तनकर कहा। युविका हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उनकी जहर भरी बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। उसने अपने होंठ कसकर भींच रखे थे। आंसू अंदर ही दब रहे थे, क्योंकि वो जानती थी
कि इस हॉल में आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। वो पत्थर की मूर्ति बनने की कोशिश कर रही थी, जैसे अयाश ने हुक्म दिया था। उसने हिम्मत करके अपनी नजरें उठाईं और सामने दीवार को देखने लगी, जैसे वो इन औरतों के वजूद को मान नहीं रही थी। अचानक हॉल का दरवाजा खुला और अयान सिंघानिया अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में ठहराव था, उसके चेहरे पर वही ठंडा, बेपरवाह अंदाज था। उसने एक पल में हॉल की नाराजगी को भांप लिया। उसने एक सेकंड के लिए युविका को देखा, फिर अपने ताइयों की तरफ, जिनके चेहरे पर अब भी हिकारत की चमक बाकी थी। अयांश की आवाज में बर्फीली सख्ती थी। आप सबकी तबीयत कैसी है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको रात की दावत पसंद आई होगी। बड़ी ताई मासूम बनकर बोली। हम तो ठीक है बेटे, बस इस नई लड़की को देखकर हैरान हैं। ये इतनी खूबसूरत कैसे है? हमारी आंखों में तो यकीन नहीं आ रहा कि सिंघानिया ने। अयांश ने उनकी बात काटते हुए ठंडे लहजे में कहा, मेरे खानदान को हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई हुस्न का मुकाबला नहीं कर रहा। मैं यहाँ एक ऐलान के लिए आया हूँ। उसने धीरे चलकर युविका के करीब आया और उसके कांपते कंधे पर अपना हाथ रखा, इस अंदाज में जैसे वो अपनी मालिकाना हक दिखा रहा हो। युविका मुर्दा नजरों से उसे देखने लगी। मेरी युविका, आज से अयान सिंघानिया की है। आज से ये इस घर की इज्जत है। जिस मान और तमीज की उम्मीद आप सब मुझसे रखती हैं, वही उम्मीद मुझे इस लड़की से है। आगे से इसके कपड़े, इसके अतीत या इसके खानदान के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसका काम आप सबको दौलत नहीं, बल्कि सिंघानिया खानदान की खोई हुई हैसियत वापस दिलाना है। ये मेरा हुक्म है। अगर किसी ने इसकी इज्जत पर हमला किया, तो वो मेरे और मेरी सियासत पर हमला होगा। अयांश ने गहरी सांस ली। उसके अंदरूनी डर को उसकी ठंडक ने छुपा रखा था। ताकत के इस बेरहम खेल में युविका उसका पहला मोहरा थी और वो उसे हारने नहीं दे सकता था। औरतों की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी, मगर अयांश के ठंडे डर के आगे वो बेबस थी। वो जानती थी कि सियासी शादी में असली बाजी युविका नहीं, बल्कि अयांश का घमंड है। शहर के सबसे बड़े पंडित ने शादी कराई थी, एक जल्दी और ठंडी रस्म में, जहां अयांश सिंघानिया ने मांग भरी। लेकिन युविका के लिए ये शादी उसके दिल में किसी चुभते तीर की तरह थी। वो शादी की रस्म नहीं थी, वो गुलामी का कानूनी सौदा था, जिसे सिंघानिया खानदान की इज्जत के नाम पर पूरा किया गया था। युविका ने धीरे मगर सुनाई देने वाली आवाज में बोली, बुआ, किचन कहाँ है? मुझे पानी चाहिए, मैं पीकर आती हूँ। इसकी हल्की आवाज ने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। खानदान की औरतों की आंखें फटी रह गईं। ये दुल्हन के कपड़ों में सजी औरत रानी बनने के बाद किचन का रास्ता पूछ रही थी। ये सही तमाचा था। बड़ी ताई हंसकर नफरत से बोली, देखा यांश, खून बोलता है। नौकरानी लाख के जोड़े में भी इसका दिमाग सूखी रोटी में अटका है। जाओ ले जाओ इसे, इसकी औकात इससे ज्यादा नहीं है। अयांश के माथे पर बल पड़ गए। युविका के इस काम ने उसके सियासी खेल को कमजोर कर दिया। उसे लगा कि युविका ने जानबूझकर ये शर्मिंदगी दी है। अयांश ने तेज गुस्से में सुष्मिता बुआ से कहा, सुष्मिता बुआ, इसे बाहर गेस्ट विंग के आखिरी कमरे में ले जाओ। वहां इसका बिस्तर लगवा दो। वो वहीं रहेगी और किसी को भी उसके कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। खबरदार, अगर किसी ने किचन की तरफ देखा भी, ये रानी आज से मेरी निजी कैद में रहेगी। अयांश ने गेस्ट विंग का आखिरी कमरा चुना, जो नौकरों के कमरे के करीब था, ताकि खानदान को ये बात याद रहे कि युविका इनमें से नहीं, ये सिर्फ अयान सिंघानिया का सामान थी। युविका चुपचाप सुष्मिता बुआ के पीछे चल पड़ी। उसने पलटकर अयांश को नहीं देखा। उसके दिल में हार के साथ साथ अयान सिंघानिया के ताकतवर घमंड को तोड़ने की छोटी चिंगारी भी सुलग रही थी। वो जानती थी कि इस जगह पर बर्तन धोने से ज्यादा नफरत कोई नहीं पैदा कर सकती। देर रात जब सिंघानिया हवेली की मोटी दीवारों पर गहरी खामोशी छा चुकी थी, अयान सिंघानिया बगैर दस्तक दिए युविका के कमरे में दाखिल हुआ। युविका गुस्से से भरे दुल्हन के जोड़े में बिस्तर के किनारे पर पत्थर की तरह बैठी थी, जो अभी भी नहीं उतारा गया था। वो दूर का कमरा जो नौकरों के हिस्से से लगा था, इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी का कैद खाना बन चुका था। आयांश के चेहरे पर गहरा गुस्सा था, जिसकी वजह शाम को हॉल में हुई युविका की खुली ना माने जाने वाली बात थी।
उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और कमरे में एक ताकतवर खतरनाक माहौल पैदा हो गया। क्या तुमने जानबूझकर ये किया था युविका? क्या तुम मुझे बेइज्जत करना चाहती थी? तुम्हें किसने हक दिया कि मेरी खरीदी हुई इज्जत को तुम खुद किचन में बेच दो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा सौदा क्या है? अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम किसी नौकरानी को बोल सकती थी, वो तुम्हें पानी लाकर दे। तुम्हें हॉल में सबके सामने किचन का रास्ता पूछने की क्या जरूरत थी? युविका ने धीरे से सर उठाया। उसकी भूरी आंखों में अब डर के साथ साथ एक हल्की चमक थी, जो विरोध की थी। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की। मैंने वो किया जो मेरी हैसियत है और जो हमारे रिश्ते की हकीकत है। अयांश तेज तंज भरे लहजे में बोला। और तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम अयांश सिंघानिया की पत्नी नहीं हो? वो रानी जिसे मैंने सिर्फ अपनी सियासी ताकत के लिए खरीदा है। तुम्हें लाखों के कपड़े पहनाए गए हैं इस खानदान की इज्जत को संभालने के लिए, और तुम खुद को किचन की नौकरानी बना रही हो। क्या तुम्हें अपने खानदान की बेइज्जती का जरा भी ख्याल नहीं? युविका खड़ी होकर आंखों में आंखें डालकर बोली। मैंने हाँ कहा था क्योंकि मेरे पास मेरी माँ की जिंदगी थी। मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं था। मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं आपकी कैदी हूँ। और ये गुलाम का असल मुकाम किचन ही होता है। जब आपकी ताइयाँ और चाचियाँ मुझे गाली दे रही थी, मुझे नौकरानी और नीच कह रही थी, तो क्या आपने मेरी इज्जत की हिफाजत की थी? नहीं, आपने सिर्फ अपना सियासी नाम साफ किया था। आयांश ने उसका हाथ पकड़कर जोर से जकड़ लिया। तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो रही है युविका। तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम मुझे सिखाओगी कि इज्जत क्या होती है? तुम्हारी असली इज्जत तो इस बिस्तर पर है जिसे मैंने खरीदा है। और अगर तुमने दोबारा इस झूठे मान की ऊंची दीवार बनाने की कोशिश की तो मैं वही सड़क दूंगा जहां तुम्हारी माँ की बीमारी ने तुम्हारे आंसू सुखा दिए थे। उसकी लोहे जैसी पकड़ युविका की कलाई पर और सख्त हो गई। युविका दर्द के बावजूद अपनी बात पर अड़ी रही। आप मेरे जिस्म को खरीद सकते हैं साहब, मगर आप मेरी रूह को गुलाम नहीं बना सकते। मैंने आपकी शर्तें मानी हैं, नैतिकता नहीं। मैं वहां जाकर उन्हें ये बताना चाहती थी कि अपना काम खुद करना कोई शर्म की बात नहीं। अयान सिंघानिया उसकी हैरत अंगेज हिम्मत और सच्चाई पर चौंक गया। ये कमजोर गरीब लड़की अपने अंदर बड़ी बगावत लिए खड़ी थी। ये विरोध उसके घमंड और ताकत को चुनौती दे रहा था और उससे ज्यादा उसकी मर्दानगी को उकसा रहा था। अयांश उसके करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों में ले आया। आवाज गहरी और खतरनाक थी। बहुत हो गई बातें युविका। सियासत और एहसासात दिन के वक्त की बात है। इस कमरे में सिर्फ एक कानून चलता है और वो हूँ मैं। उसने नजरें युविका के पूरे जिस्म पर जमा दी। वो महंगा जोड़ा उसकी नशीली जवानी को और उभार रहा था। शाम को बुआ ने जिस कच्चे जिस्म का जिक्र किया था, वो अब ठंडे कमरे में अयांश की मालिकाना हक के तौर पर खड़ा था। तुमने कहा था कि तुम मेरी मालिकाना हक हो, है ना? तब तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। तुम्हारा काम सिर्फ हॉल में खड़े रहना नहीं है। इस शादी की पहली शर्त पूरी होनी चाहिए। तुम्हें ये याद रखना होगा कि ताकत का आखिरी मुकाम कहाँ है। अयांश ने जोर से युविका के दोनों कंधों को दबा लिया। उसका करीब होना युविका के लिए हवा का बंद हो जाना था। युविका के डर से आंखें फटी हुई थी। कांपती फुसफुसाहट में बोली, नहीं साहब, मैं आपसे डरती हूँ। मैंने ये कहा था, मगर मैं ये कीमत। अयांश ने उसकी बात काटकर विजेता लहजे में बोला, इस कमरे में तुम्हारी मर्जी नहीं युविका। ये वही कीमत है जिसके बदले तुम्हारी माँ को जिंदगी मिलेगी। और अगर तुमने इनकार किया तो मैं सिंघानिया खानदान की इज्जत के नाम पर सारा सौदा तोड़ दूंगा। तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारे भाई की पढ़ाई, सब खत्म हो जाएगा। अब बोलो, क्या तुम अपने खानदान की जिम्मेदारी उठाती हो या अपने झूठे मान को? युविका के दिल में एक तूफान उठा। उसे महसूस हुआ कि वो खतरनाक जाल में फंस चुकी है, जहाँ उसकी जिस्म ही उसकी एकमात्र मुद्रा है। उसके जिस्म से जान निकल रही थी, मगर माँ की मोहब्बत ने उसे जबरदस्ती खड़े रखा। युविका आंसू में डूबी सिसकियां लेते हुए बोली, मैं मानती हूँ, मैं आपकी कैदी हूँ। अयांश के चेहरे पर एक ठंडी विजेता मुस्कुराहट उभरी। उसने अपना हुक्म और ताकत साबित कर दी। अब इस रानी को उसका अंजाम मिलना था, जिसके पीछे लाखों रुपए की सियासी बोली लगाई गई थी। रात भर के जुल्म के बाद अयान सिंघानिया ने बेखुदी की चादर में लिपटा हुआ सुबह के हल्के उजाले में जागा।
उसके जिस्म में मर्दाना थकान थी, मगर उसके दिमाग में विजय का कोई एहसास नहीं था। उसके बजाय उसके दिल में एक भारी बोझ था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था, जिसमें युविका की टूटी हुई सिसकियां भी दब गई थीं। अयान सिंघानिया ने गौर से युविका को देखा, जो चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेटी थी। उसके दुल्हन के कपड़े अब बिखरे हुए थे और उसका वजूद किसी बेजान जिस्म की तरह लग रहा था। अयाश ने हजारों लोगों को सियासी मैदान में तोड़ा था, मगर किसी की रूह की हार ने उसे आज तक इतनी तकलीफ नहीं दी थी। अयाश ने हिम्मत करके ठंडी आवाज में कहा, जो उसकी खुद पर हैरत का इजहार थी, युविका, क्या तुम ठीक हो? युविका हिली नहीं। वो जख्म जो उसे मिले थे, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी थे। आखिरकार उसने धीरे से करवट ली और खोखली नजरों से अयांश को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक जमावट थी जो अयांश की ताकत को चुनौती दे रही थी। युविका ने धीरे मगर कड़वी आवाज में बोली, क्या मैं जिंदा हूँ, या आप सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि आपका सौदा पूरा हो गया? साहब, इस बेरंग लहजे में ऐसा तीखा इल्जाम था जो अयान सिंघानिया के ताकतवर घमंड को भी काट गया। उसकी बात से साफ जाहिर था कि वो सिर्फ एक माल थी और अब वो माल की डिलीवरी हो चुकी थी। आयांश खुद को संभालते हुए बेचैनी से बोला, ये कैसी बेकार की बातें कर रही हो तुम? मेरी पत्नी हो और ये शादी, तुम्हारी माँ और भाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, सोना दूंगा, हवेली दूंगा। मैंने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया, मैंने तुम्हें सुरक्षित किया। युविका एक कड़वी मुस्कुराहट से बोली, इज्जत, सुरक्षित? आप अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो असली हकीकत को छुपा नहीं सकते। आपने मुझे सुरक्षित नहीं किया साहब, आपने मेरी बेबसी को खरीदा है। और शादी, शादी दो रूहों की होती है, दो ताकतों की नहीं। आपने मेरे जिस्म को सियासी हथियार बनाया है और इसकी कीमत मैंने रात भर अदा की है। अब सौदा पूरा है। युविका ने अपने तकिए के नीचे से अयांश के दिए हुए कुछ रुपए निकालकर धीरे सामने मेज पर रख दिए। ये लीजिए, ये आपका एडवांस है। आपका काम हो गया। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी माँ का इलाज आपके पैसे से नहीं, मेरी रूह की कीमत से होगा। अब आप जा सकते हैं। ये खुला इनकार, ये पैसे वापस करने का काम अयान सिंघानिया के लिए हजारों गालियों से भी बड़ा झटका था। वो जिस औरत को गरीबी जोर पर घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था, वो आज उसके पैसों की हिकारत से ठुकरा रही थी। आयांश गुस्से और बेइज्जती से आंखें लाल करते हुए बोला, तुम बगावत कर रही हो युविका, तुम मुझे चुनौती दे रही हो। तुम जानती भी हो कि इसकी सजा क्या हो सकती है। तुम्हारी माँ, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी माँ। युविका ने उसे काट कर, अब आवाज में कोई डर नहीं था, वो बोली, वो याद है। और अब जो कुछ भी मेरी माँ की जरूरत है, वो आपके कर्ज के तौर पर वापस कर दूंगी। एक एक पैसा, और इस आखिरी रात की कीमत मैं आपको कभी नहीं दूंगी। आप और मैं, हम पति और पत्नी नहीं हैं साहब, हम कैद खाने के मालिक हैं। और मैं आपकी कैदी, और कैदी की इज्जत बिकती नहीं है, छीनी जाती है। और छीनी हुई चीज पर मालिकाना हक नहीं होता, जुल्म होता है। अयान सिंघानिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने कपड़े पहने, उसके हाथ बेचैनी से लड़ रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कमजोर औरत को नहीं बल्कि एक नैतिक पहाड़ को छू लिया है, जिसे वो पैसे या ताकत से तोड़ नहीं सकता था। अयांश दरवाजे की तरफ जाते हुए आखिरी वार कर गया, ठीक है युविका, अगर तुम कैदी हो तो तुम्हें कैदियों की तरह रहना होगा। तुम्हारा कमरा तुम्हारा नरक होगा। तुम इस हवेली की रानी नहीं, मेरे झूठ का आईना हो। और याद रखना, तुम्हारी माँ की आखिरी सांस तक तुम मेरे सामने झुकी रहोगी। अयान सिंघानिया ने गुस्से से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका ताकतवर जिस्म हवेली की ठंडी गलियारियों में चल रहा था, मगर उसकी अना और घमंड युविका के टूटे हुए कमरे में हार चुका था। युविका चुपचाप लेट गई। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। वो जानती थी कि जालिम का गुस्सा उसकी नैतिक सच्चाई पर जीत नहीं पा सकता। अब उसकी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी थी। अयान सिंघानिया का दरवाजा बंद करने के बाद युविका ने खुद को पूरी तरह अकेला पाया। कमरा बाहर से बंद था। ये साबित कर रहा था कि वो सच में कैदी है। वो हार चुकी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून था कि उसने रात भर की तकलीफ की कीमत कबूल नहीं की, जिसने अयांश का पैसा ठुकराकर अपनी रूह की नैतिक सच्चाई को जिंदा रखा था। अब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो दरवाजे पर दस्तक हुई।
जो कि नौकरों की नहीं बल्कि सिंघानिया खानदान की मालकिन की थी। दरवाजा खुला और सामने बुआ और बड़ी ताई दोनों खड़ी थीं। अयांश की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और अयांश सिंघानिया को उसके ताई ने पाल पोसकर बड़ा किया था, लेकिन उसे भी अयांश ने यह अधिकार नहीं दिया था कि वो उसकी जिंदगी के फैसलों में दखल दें। उनके चेहरों पर उस वक्त नफरत और नई साजिश की चमक थी। अयांश सिंघानिया के होश में बाहर जाने की खबर हवेली में बिजली की तरह फैल चुकी थी। बड़ी ताई एक बुरी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे वाह, हमारी नई रानी ने रहने के लिए कितनी शानदार जगह चुनी है। ये तो नौकरों के कमरे से भी ज्यादा दूर है। सुना है अयान सुबह बड़े गुस्से में गए हैं। जैसे कच्चा माल वैसा ही फीका जायका निकला। बुआ हाथ में एक ताकतवर कानूनी कागज थामे हुए थी। हमें मालूम था एक रात की मेहमान, ये तो सिंघानिया का इस्तेमाल होना था। बड़े नाम की लड़कियों को अयाज पत्नी बनाता है, ना कि दाल रोटी खाने वाली तुम जैसी नौकरानियों को। बुआ ने हिकारत से युविका के इर्द गिर्द का जायजा लिया, जो अभी भी शादी के कपड़ों में बैठी थी। तुम क्या सोचती थी, बिस्तर गर्म करोगी और रानी बन जाओगी? अयांश को ये सारी बातें तुम्हारी बदजुबानी ने बता दी होंगी। तुमने इस खानदान का मान छुआ नहीं, बल्कि इसे आग लगा दी। बड़ी ताई आगे बढ़कर तनकर बोली, देखो, हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। ये तुम्हारे लिए सियासी ड्रामा था, अब ये ड्रामा खत्म हो गया। ये कानूनी कागज है, इस पर दस्तखत कर दो। इसमें लिखा है कि तुम तलाक के बाद खानदान की किसी संपत्ति पर दावा नहीं करोगी। हम तुम्हें 5 लाख दे देंगे, तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। युविका की आंखों में न आंसू थे, न कोई निवेदन। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो कागज फाड़कर बुआ के कदमों में फेंक दिया। ये काम इतना शानदार था कि बुआ भी हैरान रह गई। ये कागज किसी काम का नहीं है बुआ, गुस्से से कांपते हुए बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम होश में हो? तुम मेरे सामने बगावत कर रही हो? युविका ने उनकी आंखों में देखकर बोली, मैं बगावत नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रही हूँ। अयान सिंघानिया साहब ने मुझे कहा था कि मैं कैदी हूँ और कैदी को माली मुआवजा नहीं मिलता, मालिक की मर्जी मिलती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी जहाँ से आप मुझे भेजना चाहती हैं, और मैं इस खानदान की इज्जत को इस तरह नीलाम नहीं होने दूंगी। बड़ी ताई चौंक कर बोली, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? युविका ने अपना सर झुका लिया, जैसे वो सच्चाई पर मोहर लगा रही हो। शर्म उस वक्त खत्म हो गई जब मैंने अयान सिंघानिया साहब के हुक्म के बदले अपनी माँ की जिंदगी को चुना। आप लोग मुझे नौकरानी कहते हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रानी बनने की कोशिश नहीं करूंगी। आप सबको शिकायत थी कि मेरे हाथों में तेल की महक आती है। युविका ने उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, बोली, मैं अयान सिंघानिया साहब के आईने के लिए जरूरी हूँ, लेकिन इस घर के लिए मैं बेकार नहीं। बुआ को कहिए आज रात का खाना मैं खुद बनाऊंगी। अमेरिका स्वाद या देसी, वो खाना होगा जो इस खानदान ने कभी नहीं खाया होगा। ये गुलाम की खिदमत होगी, रानी की नहीं। बुआ और ताई का गुस्सा हैरत और गहरी हिकारत में बदल चुका था। वो सुनना नहीं चाहती थी कि वो नौकरानी दोबारा किचन में आए। बुआ चीख कर बोली, बकवास बंद करो, तुम्हें किचन में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। तुम यहाँ सजा के लिए हो, खिदमत के लिए नहीं। अयांश ने कहा था कि तुम मेरी कैद में हो। युविका उनकी चीखों को नजरअंदाज करके सुष्मिता बुआ से बोली, बुआ, मुझे किचन तक ले चलो। अगर मैं अयान सिंघानिया की, तो मेरा मालिकाना हक को फायदेमंद होना चाहिए। मेरे हुनर की कीमत तो मैं इस घर को दूंगी। ये मेरा पहला और आखिरी नैतिक हक है। बुआ गुस्से में कांपती रहीं। ताई की आंखें चमक रही थीं, जैसे उन्होंने नया तमाशा देख लिया हो। उनकी साजिश खुद उनके गले पड़ गई थी। युविका बेबसी के साथ इस बदले की तरफ बढ़ गई। बुआ ने गुस्से से अपना सर पीटा और हवेली के अंदर चली गई। नई साजिश का वादा करती हुई युविका चुपचाप खड़ी रही। उसने दौलत, ताकत और इज्जत की जंग हार दी थी, मगर उसने नैतिक मैदान में खुद को जिंदा रखा था, जब उसका हथियार उसका हुनर था, जिसने अयान सिंघानिया को कैद किया था और जो अब इस घर को काबू में कर सकता था। युविका का बदला, यानी खाना पकाना, हवेली में आग की तरह फैल गया। बुआ और बड़ी ताई का गुस्सा इस बात पर नहीं था कि युविका ने इज्जत मांग ली, बल्कि इस बात पर था कि उसने बेइज्जती को अपना हथियार बना लिया था। हवेली के बड़े से किचन में, जहां 10 नौकर काम करते थे, आज पूरी खामोशी थी।
युविका बगैर किसी मदद के धीरे और महारत से अपना काम कर रही थी। उसके दुल्हन के कपड़ों की जगह साफ सफेद सूती कपड़े थे जो उसने सुष्मिता बुआ से लिया था। उसके हाथों की हरकत में कलाकारी की तेजी थी जो सर्दियों के अनुभव का इजहार थी। मसालों की खुशबू इस किचन की ठंडी दीवारों को गर्म कर रही थी। बड़ी ताई और मंजली चाची, जिनकी नफरत उन्हें किचन तक खींच लाई थी, दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में साजिश थी। मंजली चाची हिकारत से हंसते हुए बोली, ओहो, देखो तो, नहीं बहू कैसे शौक से दाल को तड़का लगा रही है। हवेली का किचन है देहाती लड़की, ना कि तुम्हारी माँ की छोटी सी झोपड़ी। यहाँ हमारी इज्जत है जिसे तुम धुएं से काला कर रही हो। इस घर की किसी मालकिन ने आज तक चूल्हे को छुआ तक नहीं। बड़ी ताई गहरी सांस लेकर बोली, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे अयांश को दुनिया के सामने और बेइज्जत करना चाहती हो? रानी तो हॉल में बैठती हैं, किचन में नहीं। तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही कि तुमने इस घर की नौकरानियों का काम छीन लिया? तुम्हारे हाथों का जहरीला स्वाद हमें मार देगा। युविका ने प्याज काटना बंद नहीं किया। उसकी भूरी आंखें एक पल के लिए भी किचन के तख्ते से नहीं हटी। युविका ठंडे मगर पूरी तरह कारोबारी लहजे में बोली, मैं अयान सिंघानिया साहब की मालिकाना हक हूँ और एक मालिक को ये हक है कि वो अपनी मालिकाना हक से पूरा काम ले। अगर मेरे मान की कीमत सियासी इज्जत थी तो मेरे काम की कीमत इस खानदान को बेहतर करना है। मंजली चाची तनकर बोली, किसके काम की? तुम कौन सा सोने का खाना बना रही हो? हम तुम्हारे फीके हाथ और देहाती मसाले नहीं चाहिए। तुम यहाँ कैदी हो, नौकरानी नहीं। युविका अपना सर थोड़ा झुकाकर बोली, मैं कैदी हूँ, ये सही है, मगर बड़े कैदियों को भी बेकार नहीं छोड़ा जाता। ताई साहिबा, मेरी माँ के इलाज के लिए अयान सिंघानिया साहब ने लाखों दिए। मैं इस कर्जे का बोझ इस घर पर नहीं डालूंगी। अगर मेरी हैसियत एक खिदमतगार की है तो खिदमत ही मेरी माफी है। ये मेरी एकमात्र आज़ादी है। बड़ी ताई हैरत से गुस्से में बोली, ये क्या शरारत है? ये खिदमत नहीं, ये ड्रामा है। तुम हमें बेइज्जत कर रही हो ये बताकर कि अयान सिंघानिया ने तुम्हें नौकरों के बराबर रखा है। तुमने इस घर को गली बना दिया। चुपचाप ये बर्तन छोड़ दो और अपने कमरे में चली जाओ। युविका मसालों को मिलाते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। किचन मेरा जंग का मैदान है। आपकी नफरत और अयान सिंघानिया साहब का घमंड दोनों यहाँ मेरे सामने बेमानी हैं। ये मेरी जिंदा रहने का सवाल है और सिर्फ इस तरह खाना बनाकर मैं अयान सिंघानिया को ये याद दिलाऊंगी कि उनकी कैद में रूह अब भी जिंदा है। उनकी बहस अपने चरम पर थी जब अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। यह अयान सिंघानिया था जो हमेशा से घंटे पहले वापस आ गया। उसकी आंखों में रात की बेचैनी और गुस्सा दोनों था। युविका की बेबसी उसे बाहर काम पर टिकने नहीं दे रही थी। अयांश ने घुसकर सीधा किचन की तरफ रुख किया क्योंकि शोर वहीं से आ रहा था। उसकी नजर सबसे पहले युविका पर पड़ी जो दुल्हन के जोड़े की बजाय साधारण कपड़ों में पुराने तवे के सामने खड़ी पूरा किचन संभाल रही थी। उसके बाल पीछे बंधे थे और उसके चेहरे पर शांत सुकून था। अयांश बिजली की कड़क वाली आवाज में बोला, ये क्या जंग चल रही है यहाँ? ताई चाची, क्या मैंने हुक्म नहीं दिया था कि कोई इस लड़की को तकलीफ नहीं देगा? और तुम क्या कर रही हो युविका? बड़ी ताई फौरन अयांश की तरफ पलटकर गुस्से को डर में बदलते हुए बोली, अयांश, तुम इतनी जल्दी में कितना गलत फैसला कर लिया है। एक कमजात लड़की को अपनी पत्नी बनाकर देखो तो इसकी हरकतें, यह हमें बेइज्जत कर रही है। हम तो बस इसे समझा रहे थे कि रानी का ये काम नहीं होता। ये खुद को नौकरानी बनाकर तुम्हारे सियासी कद को गिरा रही है। यह हमारा कहना नहीं मान रही। तुम तो जानते हो बेटा, हमारे खानदान की कोई भी औरत किचन में खुद नहीं जाती। अयांश का चेहरा पत्थर का था। उसकी गहरी नजरें युविका पर थीं। तुम्हारा कहना, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मैंने हुक्म दिया था कि इज्जत दोगे, मगर तुमने फिर वही पुरानी हिकारत शुरू कर दी। फिर अयांश ने गुस्से से युविका की तरफ मुंह किया। उसका गुस्सा दोहरा था, एक अपने खानदान पर, दूसरा युविका की लगातार बात ना मानने पर। अयांश युविका की कलाई को जोर से पकड़कर बोला, और तुम्हारी ये बगावत अब हद से ज्यादा बढ़ रही है। मैंने तुम्हें रानी बनने का हुक्म दिया था और तुम किचन में खाना बनाकर मेरे हुक्म को आग लगा रही हो। तुम क्या साबित करना चाहती हो कि अयान सिंघानिया ने 2 कौड़ी की औरत से शादी की है? बाहर निकलकर मेरे कमरे में चलो।
अब फैसला होगा। युविका के चेहरे पर दर्द था, मगर उसकी आंखों में एक गहरा सुकून था। वो जानती थी कि दूसरी जंग अब जरूरी है। अयान सिंघानिया ने युविका की कलाई को सख्ती से जकड़ रखा था और उसे घसीटते हुए अपने स्टडी रूम में ले आया। ये कमरा हवेली के सबसे कीमती और सबसे गुप्त हिस्सा था, जहां सिर्फ अयान सिंघानिया के ताकतवर राज रखे जाते थे। कमरा जल्दी अयांश के गुस्से और युविका के ठंडे सुकून की टक्कर से गर्म हो गया। अयांश ने गुस्से से भरी आवाज में हाथ से एक भारी मेज पर जोर मारा। क्या साबित करना चाहती हो? हॉल में मेरे खानदान के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, किचन में जाकर खुद को नौकरानी साबित किया। ये बगावत है युविका, और तुम जानती हो कि मेरे हुक्म की बगावत की क्या सजा होती है। अयांश के माथे पर नसें तन गईं। उसकी ताकत जो बाहरी दुनिया में लाखों को झुका देती थी, आज उसकी एक कैदी के सामने बेकार थी। युविका कलाई छुड़ाने की कोशिश किए बगैर थकी हुई ठंडी आवाज में बोली, मैं बगावत नहीं कर रही अयान सिंघानिया साहब, मैं सिर्फ आपका सौदा पूरा कर रही हूँ। आपने कहा था कि मैं आपका सामान हूँ, आपकी सियासी ताकत का आईना, और सामान को कीमती होना चाहिए। कीमती किचन में खाना बनाकर ताई और चाची ने मुझे कहा कि तुमने उन्हें बताया कि तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी तनख्वाह है। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मैंने लाखों दिए, और तुम इस कर्ज को दाल रोटी से चुकाओगी। युविका ने अपनी आंखें उठाकर सीधा अयांश को देखा। हाँ, दाल रोटी से ही चुकाऊंगी। आपने मेरे जिस्म पर मालिकाना हक जताया, जिसकी कीमत मैंने रात भर दी, मगर मेरी रूह की मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास है। आपने मुझे रानी बनाकर अपने नाम की इज्जत दी, मगर अंदरूनी हकीकत यह है कि मैं खिदमतगार हूँ। युविका के होठों पर एक कड़वी शांत मुस्कुराहट आई। मैं नौकरानी का किरदार निभाकर इस घर की नफरत अपने ऊपर ले रही हूँ, ताकि आपको बाहरी दुनिया में सियासी फायदा हो। मेरी खिदमत से आपकी दौलत बर्बाद नहीं होगी, और मैं इस घर को मेरी कीमत का एहसास होगा। खिदमत ही मेरी माफी है कि आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक महंगी चीज की तरह बैठी रहूं, जिससे आपका खानदान रोज बेइज्जती महसूस करे। अयान सिंघानिया का चेहरा अब सफेद पड़ गया। ये लड़की उसके घमंड के हर सवाल का जवाब उसके अपने शब्दों से दे रही थी। उसने इज्जत और बेइज्जती के दायरे को उलट दिया था। अयांश कलाई को छोड़कर बेबसी से पीछे हटा। तुम ये सोच भी नहीं सकती कि तुम क्या कर रही हो। ये दुनिया को दिखाने के लिए था युविका। हकीकत में तुम मेरी पत्नी हो। नहीं अयान साहब, नहीं। हकीकत में मैं आपकी कैदी हूँ, और आपका ये घर मेरे लिए जेल खाना है। मैंने आज़ादी का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ ये हक मांगा है कि मैं कर्ज चुकाऊं। अगर आपको मेरा खाना पसंद नहीं तो ठीक है, मैं वापस अपने कमरे में चली जाऊंगी और बगैर हलचल के आपके नाम का बोझ बनकर रहूंगी। इस बेबस पेशकश ने अयांश को और गुस्सा दिलाया। वो जानता था कि अगर उसने युविका को अकेला छोड़ा तो उसकी हार पूरी हो जाएगी, उसकी सियासी तस्वीर को नुकसान पहुंचेगा, और उसकी निजी अना को युविका की खामोशी रोज तोड़ेगी। अयांश लंबी गहरी सांस लेकर, जैसे कोई कड़वा जहर निकल रहा हो, बोला, तुम बगावत में भी होशियार निकली। ठीक है, तुम खिदमत करना चाहती हो तो खिदमत करो, मगर इस घर को मेरे हुक्म के मुताबिक चलाओगी। आज के बाद तुम किसी दूसरों के लिए नहीं पकाओगी। तुम्हारी ये महारत सिर्फ मेरे लिए होगी। अयान सिंघानिया ने गुस्से से कलम उठाकर अपने मेज पर जोर से फेंक दिया। आज से रोजाना तुम खुद मेरे लिए खाना लाओगी। तुम यहाँ रानी की तरह कपड़े पहनोगी, बाहर सबके सामने इज्जत वसूल करोगी, और सिर्फ मेरे कमरे में तुम्हें कैदी रहने की इजाजत है। तुम खुद को किचन में बेइज्जत करके मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती। ये मेरा आखिरी हुक्म है। अब जाओ और तैयार रहना। अब हमारा खेल सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहेगा। युविका के चेहरे पर पत्थर का सुकून था। उसने दबी हुई कलाई को सहलाया और बगैर कुछ कहे स्टडी रूम से निकल गई। वो जानती थी कि उसकी जंग अब लंबी हो चुकी है। अयान सिंघानिया ने हार नहीं मानी थी, बल्कि बगावत को एक नए तंग दायरे में कैद कर दिया था। अब खाना पकाना भी कैद था, मगर सिर्फ अयान सिंघानिया के लिए। कई दिन गुजर गए और हवेली का माहौल एक ठंडे सौदे के तहत जम गया। अयान सिंघानिया के सख्त हुक्म ने युविका की जिंदगी को एक तंग रहस्यमय दायरे में कैद कर दिया था। अब युविका का रोज का हिसाब अजीब था। दिन के वक्त तो वो महंगे कपड़ों में सजी होती, बड़ी ताई और बुआ के नफरत भरे तंजों को खामोशी से बर्दाश्त करती। वो बाहरी दुनिया के लिए रानी थी, मगर अंदर वो कैदी थी। उसकी एकमात्र हरकत
जो उसे आज़ादी का एहसास देती थी, वो किचन था। वो शानदार किचन जहाँ वो धीरे से सिर्फ अयान सिंघानिया के लिए हर शाम हर सुबह खाना तैयार करती। उसका ये हुनर अब मालिक की खिदमत में था और उसकी खुशबू सिर्फ अयान सिंघानिया की नाक के लिए थी। मंजली चाची और बुआ की नाराजगी अब चरम पर पहुंच चुकी थी। अयाज ने युविका को बिल्कुल अकेला छोड़ने का हुक्म दिया था, मगर हकीकत तो ये थी कि अयाज भी युविका के नैतिक झटकों से दूर था। उनकी शादी एक दिखावा बनकर रह गई थी। एक दोपहर को जब युविका चांदी के बर्तनों में गरम स्वादिष्ट खाना लिए अयाज सिंघानिया के स्टडी रूम की तरफ जा रही थी, बड़ी ताई और बुआ ने उसे घेर लिया। बड़ी ताई तेज नजरों से युविका के कपड़ों को देखते हुए बोली, बहुत अच्छा, ये हीरे की अंगूठी और ये रेशमी कपड़े, इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो महंगी औरत का किरदार निभा रही हो। मगर ड्रामा कितना भी कीमती हो, असली कहानी नहीं बदलती। हमारा अयान 2 दिन से हवेली से बाहर था। तुमने रात भर किसके लिए कपड़े पहने थे? वो एक जहरीली मुस्कुराहट से बोली, हमें खबर मिली है कि रानी सिर्फ मालिक अयांश के लिए खिदमत करती है। क्या ये सही है युविका? क्या तुम्हारा सौदा अब सिर्फ दाल रोटी तक सीमित हो गया? बुआ का इल्जाम सीधा और तकलीफदेह था। युविका के चेहरे पर एक ठंडी लहर दौड़ गई, मगर उसने अपने जज्बात को पूरी तरह काबू में रख लिया। युविका खाना थामे हुए नजरें झुकाकर बोली, मेरे मालिक का हुक्म है कि मैं सिर्फ उनके लिए पकाऊं। ये मेरी किस्मत है और मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकती। पति और पत्नी के मामले किचन की धुएं वाली बातों से बाहर हैं। बड़ी ताई उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोली, तुम बहुत होशियार नौकरानी हो। तुम शब्द के पीछे अपना डर छुपा रही हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अकेली हो। क्या तुम अयान से ज्यादा पैसा मांगने वाली हो? क्या तुमने बाहर किसी को अपने जुल्म की कहानी सुनाई? वरना क्या वजह है कि सिंघानिया खानदान की रानी कैदियों वाले कमरे में रहती है? युविका खाने की ट्रे को मजबूती से पकड़कर बोली, मैं कैदी हूँ, ये सही है, और कैदी की जगह मालिक तय करता है। मेरे लिए महंगे कपड़े पहनना फर्ज है ताकि बाहरी दुनिया में मैं अयान सिंघानिया साहब का सियासी चेहरा साफ रहे। मेरे लिए अंदरूनी सुकून जरूरी नहीं है, मुझे खाने की ठंडक का डर है, आपकी बातों का नहीं। मेरा मालिक इंतजार कर रहे होंगे। युविका के लहजे में खिदमत और फर्ज की एक ऐसी ठंडक थी कि ताई और बुआ दोनों गुस्से में कांप गईं। वो जानती थी कि युविका उनके दुश्मन के सख्त हुक्म को अपने हक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बुआ करीब आकर बोली, जो औरत इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है वो सिर्फ बेइज्जती पाती है। हमने देखा है, आयांश ने तुमसे पहले भी कई दिलों को तोड़ा। ये सिर्फ 1 महीना है जब तुम उसके लिए दिलचस्प हो। इसके बाद तुम्हारा वही हशर होगा जो सिंघानिया की पहली बगावत का होता है। उस वक्त तुम्हें हमारी मदद भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी माँ को भी नहीं। ये साफ धमकी थी जो हवेली के पुराने राजों से बुनी गई थी। युविका के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, मगर उसने अपने चेहरे पर सुकून बरकरार रखा। उसने नजर उठाकर दोनों औरतों को देखा, एक ऐसी बेबसी के साथ जो बता रही थी कि वो उनकी धमकियों से मर चुकी है। युविका ने धीरे से उन्हें घेर कर आगे बढ़ने का इशारा किया, जैसे वो एक रुकावट थी। बड़ी ताई और बुआ एक दूसरे को इशारा करके पीछे हटी, मगर उनके चेहरे पर नाकामी और नफरत का गहरा निशान था। युविका ठंडा खाना लिए अकेलेपन के कैद खाने की तरफ बढ़ गई। अयान सिंघानिया अपने स्टडी रूम में इंतजार कर रहा था। उसके सामने कंप्यूटर की नीली रोशनी और किताबों का भारी सन्नाटा था। उसके दिमाग में सियासी चालों से ज्यादा युविका की किचन की बगावत का ख्याल था। जब दरवाजा खुला तो युविका बगैर कोई आवाज किए अंदर दाखिल हुई। वो रस्मी खूबसूरती में डूबी हुई थी, मगर उसके साथ चांदी की ट्रे में गरम खाना था। उसने बर्तन सलीके से मेज पर रखे। भाप की खुशबू कमरे की ठंडी हवा को गर्म कर गई। उसके चेहरे पर खामोशी जो अयांश की कैद को मान चुकी थी। युविका ने खाना लगाया, ग्लास में पानी डाला और धीरे से एक कदम पीछे हट गई, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि खिदमत का एक पुतला हो। अयांश धीरे से खाने को देखकर बोला, ये खुशबू तुम्हारा बदला है? क्या तुमने जानबूझकर ऐसा पकाया है कि मैं विरोध न कर सकूं? युविका चुपचाप खड़ी रही, नजरें झुकाई हुई थी। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया साहब। अयांश ने चम्मच से पहला निवाला लिया। स्वाद इतना गजब का था कि वो पल भर के लिए खामोश हो गया। उसकी नजरें युविका के चेहरे पर जम गई। अयांश और एक निवाला लेकर ठंडे लहजे में बोला, तुम बड़ी ताई और बुआ से मिली थी
उन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया होगा, उन्होंने तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में सज़ा दी होगी, क्या उन्होंने तुम्हें तलाक के लिए नया कागज़ दिखाया? अयाश उसकी रूह को टटोलना चाहता था, ये जानना चाहता था कि क्या उनकी धमकियों ने युविका के हौसले तोड़ दिए हैं या नहीं। युविका अपने जज़्बात को पूरी तरह काबू में रखते हुए बोली, उन्होंने मुझे उन तमाम नामों से पुकारा जो वो ज़रूरी समझती हैं। उन्होंने इस शादी को एक अस्थायी ड्रामा करार दिया और मेरे ख़ानदान पर सवाल उठाया, लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं कैदी हूँ और कैदियों को तकलीफ़ होती है। मैंने उनके इल्ज़ामों पर कोई जवाब नहीं दिया और मैंने आपकी हिफाज़त में अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अयान चम्मच रखते हुए गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे ये जता रही हो कि मैं तुम्हें उनकी तकलीफ़ से बचा नहीं सका? और क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम सिर्फ़ मेरे लिए पकाती हो? युविका हकीकत को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कहा। उन्होंने हैरत का इज़हार किया। उनकी नज़र में किचन में काम करने वाला मेहमान नहीं हो सकता, मगर आपकी खिदमत करने वाला एक ख़ास सामान हो सकता है। मेरी खिदमत उनके लिए नफ़रत का कारण है, मगर आपके लिए बढ़ता हुआ स्वाद है। मैंने मालिक के हुक्म की हिफाज़त की है साहब। अयाश ने पीछे टेक लगा ली। उसकी आंखों में गुस्सा, आभार और परेशानी में बदल चुका था। वो खाने लज्जत और युविका के ठंडे होशियारी के दिमाग के बीच फंसा हुआ था। अयांश के लहजे में कड़वाहट कम हुई। एक थका हुआ सवाल था, तुम्हें क्या चाहिए युविका? तुम कब तक इस खेल को खिदमत का नाम देती रहोगी? तुम्हारी माँ का इलाज हो चुका है, अब तुम आज़ाद हो सकती हो। क्या तुम हमेशा कैद में रहना चाहती हो? अयांश ने पहली बार अपनी ताकत के घमंड से हटकर इंसानी सवाल किया। वो जानना चाहता था कि उसकी जीत का क्या फायदा है अगर ये कैदी हमेशा उदास रहे। युविका बगैर किसी देरी के जैसे वो जवाब तैयार कर चुकी थी। मैंने आपसे कर्जा लिया है साहब, एक लड़के की इज्जत दूसरे की जान के बदले। ये मामला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप खुद मुझे मेरी कीमत से ज्यादा नहीं देंगे और आप मुझे कभी मेरी रूह की आज़ादी नहीं देंगे। युविका ने धीरे से मेज से खाने के बर्तन उठाए, एक इनकार का खामोश इशारा करते हुए बोली, मैं खिदमतगार हूँ और मालिक से ज्यादा रिश्ता खिदमतगार को नहीं रखना चाहिए। अब आप खाना खत्म कीजिए। इस आखिरी शब्द ने कमरे की तमाम गर्मी खत्म कर दी। अयांश ने गुस्से में अपनी कुर्सी को पीछे धकेला। वो पूरी तरह हार चुका था। उसकी गुलाम औरत उसके सामने खड़ी थी, उसकी खिदमत कर रही थी, मगर उसकी नाक पर राज कर रही थी। अयांश ने उठकर खिड़की से बाहर देखा। उसका घमंड गहरी तकलीफ में था। ठीक है, जाओ, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ एक अहम सियासी पार्टी में जाना होगा। उस वक्त तुम कैदी नहीं, मेरे नाम की रानी होगी और वहां तुम्हारी आंखें वही करेंगी जो तुम्हारा खाना करता है, लोगों के स्वाद को बदल देंगी। युविका चुपचाप बर्तन लेकर निकल गई। वो जानती थी कि खेल अब हवेली से बाहर जा रहा है और नई जंग के लिए तैयार रहना होगा। शहर की तारीख में आज की शाम को अयान सिंघानिया की इज्जत और रुतबे की नई तारीफ की जानी थी। एक भव्य सियासी पार्टी थी जहां सरकार के मंत्री और बड़े पत्रकार शामिल थे। युविका अयान सिंघानिया के सख्त हुक्म के मुताबिक सबसे महंगे कपड़ों में सजी थी। सोना और हीरे उसके ठंडे वजूद पर चमक रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, आंखें झुकी हुई, बिल्कुल वैसे जैसे एक रानी को शिष्टाचार निभाना चाहिए। वह अयान सिंघानिया के ताकतवर बाजू को थामे हुए थी, मगर अंदरूनी तौर पर वह आज़ादी से हजारों मील दूर थी। अयांश ने उसे सियासी ढाल की तरह इस्तेमाल किया। हर सियासतदा इस शानदार खूबसूरत औरत को देखता और अयांश की निजी ताकत की तारीफ करता। अयांश ने धीरे से युविका के कान में कहा, तुम बहुत अच्छी अदाकारी कर रही हो युविका, तुम्हारे चेहरे पर सुकून है। ये याद रखना कि तुम्हारी छोटी सी गलती भी मेरी ताकत को नीचे गिरा सकती है। युविका उसी धीमे में मगर सिर उठाए बोली, मैं कैदी हूँ साहब, और कैदी को जिंदा रहना मालिक की इज्जत से जुड़ा होता है। जब वो पार्टी के हॉल में पहुंचे तो एक मशहूर चालाक पत्रकार निशांत उनके करीब आए। निशांत अयांश के सियासी दुश्मन के करीबी समझे जाते थे। निशांत तारीफी अंदाज में मगर नजरों में जहर लिए बोले, सिंघानिया साहब, आपकी पत्नी की खूबसूरती ने आज पूरे शहर को हैरान कर दिया। सुना है कि ये शादी बड़ी जल्दबाजी में हुई। क्या ये सच है कि आपने अपनी पत्नी को किसी आम घर से उठाया? लोग कहते हैं कि आपकी ये महारानी खाना पकाती है। ये सीधा हमला था जो अयांश के सियासी रुतबे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। अयांश का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। अयांश ने आवाज को सख्त रखते हुए बोला, निशांत, मेरे सिंघानिया खानदान की औरतें
हर्फ नमौला होती हैं। पत्नी के निजी मामले से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले कि अयाज कुछ और कहता, युविका ने वो काम किया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर उठाया और निशांत की तरफ देखा। निशांत, खिदमत करना शर्म नहीं, सिर्फ एक कला है। लेकिन मेरे पति की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरा साधारण हुनर को भी रानी का दर्जा दिया। वैसे मुझे इस दावत का खाना कुछ कमजोर लगा। क्या शेफ ने आज पुरानी शराब का इस्तेमाल किया? निशांत चौंक कर बोले, पुरानी शराब? किस चीज में? युविका पूरे आत्मविश्वास से बोली, इस मक्खन की चटनी में डाला गया है। इसका स्वाद बता रहा है कि शराब की आखिरी तारीख गुजर चुकी है। एक अच्छा शेफ स्वाद की बारीकियों को छुपा नहीं सकता। खाने में स्वाद और सियासत में सच्चाई दोनों जरूरी है। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। युविका ने ना सिर्फ निशान की बेइज्जती को नजरअंदाज किया, बल्कि अपने खाने के हुनर से दुश्मनों को शर्मिंदा कर दिया। उसकी तेज शानदार दिमाग ने पल भर में साबित कर दिया कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। तो निशांत ने अपनी हार मानते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिसेस सिंघानिया, आपकी नजर बहुत तेज है। यह हमारी गलती थी। अयांश हैरत और जीत के जज्बात में घिरा हुआ चुप रहा। युविका ने उसे किचन की नौकरानी समझकर नहीं, बल्कि एक समझदार सियासी साथी की तरह बचा लिया। जब वो पार्टी से निकलकर वापस गाड़ी में बैठे तो रात का अंधेरा था और गाड़ी के अंदर एक गहरी खामोशी थी। अयाश युविका की तरफ घूमकर उसकी आवाज में गहरा स्वीकार था। तुमने आज मेरा मान डूबने से बचा लिया। मैंने तुम्हें कैदी समझा था, मगर तुम सिंघानिया खानदान की सबसे बड़ी संपत्ति हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा हुनर, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। युविका खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मैंने सिर्फ आपके हुक्म पर अमल किया साहब। आपने कहा था कि मेरे आंखें वही करेंगी जो मेरे पकवान करते हैं, लोगों के स्वाद बदल देंगी। मैंने सच को कलाकारी से पेश किया। मैंने आपकी सियासत को सच्चाई दी। अयांश ने उसका हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया। इस बार कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक थका हुआ एहसास था। तुम्हें मेरी सियासत की फिक्र क्यों है युविका? तुम्हें तो मुझे बेइज्जत करना चाहिए था। तुम मेरी हिफाजत क्यों करती हो? युविका ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, मगर आवाज में वही ठंडक थी, क्योंकि मेरी माँ की सास और मेरे भाई का भविष्य आपकी कामयाबी से जुड़ा है। जब तक आपकी हुकूमत है, मैं सुरक्षित हूँ। मैं वफादारी नहीं दे रही, सिर्फ एक सौदा निभा रही हूँ। अयांश ने युविका का हाथ चूमकर धीरे से छोड़ दिया। उसे पहली बार लगा कि उसकी सारी ताकत और सारी दौलत एक बेबस औरत की नैतिक सच्चाई के आगे बेकार थी। तुमने जीत ली युविका ये जंग भी, और शायद मुझे भी। आज से तुम कैदी नहीं, तुम मेरे तख्त की सलाहकार हो। तुम्हारा मुकाम किचन में नहीं, मेरे स्टडी रूम में है। मगर याद रखना, तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं, सिर्फ इज्जत चाहिए, और वो तुम्हें हमेशा मिलेगी। गाड़ी हवेली के मुख्य दरवाजे पर रुकी। युविका कीमती कपड़े में ठंडे सुकून के साथ नीचे उतरी। उसकी बेबस जिंदगी ने सिंघानिया की सियासत को कैदी बना लिया। इस शादी में प्यार नहीं था, मगर सच्चाई और ताकत का एक ऐसा रिश्ता था जो मौत तक कायम रहना था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।